छपरा के जेल में सबसे बड़ा इतिहास मतलब आपराधिक इतिहास यदि किसी का रहा होगा तो उसका रहा होगा। 90% करप्शन में यदि संलिप्तता मिलती है तो आईएएस आईपीएस की ही मिलती है। मैं इससे ये हमसे डीएम की नाराजगी ये मिली कि डीएम फोन करके ये कहते हैं कि अमन जी डीटीओ के सामने यदि दफ्तर चल रहा हो फर्जी, मैंने साहब से जब पूछा सीएमओ तक मेरी पहुंच है, आपको जितना लिखना है वो लिख लीजिए। अच्छा, जाते वक्त उसकी अपाची बाइक का थोड़ा सा डिजाइन आप भी जान रहे, तो वो जब उठा तो यहाँ पिस्टल देख। अच्छा, क्योंकि वो झुक के चला रहा था। प्रशासन ने इतिहास बदला तो लोगों ने भूगोल बदल डाला खनवा नाला। यहाँ पर गरखा प्रखंड में बहुत बड़े लेवल पे ताइवान से लेकर तमाम जगह के लोग आए थे बौद्ध धर्म के। अब वो कितना सही किए कितना गलत किए इसका हम कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक धर्मांतरण का उस समय दौर चला था। एक नया शब्द आया था धर्मांतरण। की बात है 2014 में। अच्छा, 14 में ही लॉन्च किया था। तो 2014 में हम अभी मुश्किल से अखबार छपना शुरू हो गया था, बिहार में छप रहे थे, बिहार के पन्नों पर छप रहे थे, ऑल इंडिया में भी खबरें उस इसी मुद्दे पे, धर्मांतरण पे। हाँ, धर्मांतरण की सूचना मुझे मिली कि बड़े पैमाने पे 12,000 लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो हम उसमें गए, एक हमारे कलीग मित्र थे, उनकी मदद मिली। हम फिर वही जो एज ए स्ट्रिंग कहिए चाहे जैसे भी गुडफेथ में जाकर मैं धर्मांतरण में पूरा शामिल हुआ और वो चीज़ों को बारीकियों को समझा और उसको आकर फिर एक्सपोज किया कि सारण में 12,000 बौद्धिस्ट का धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण पर उस समय सदन में हंगामा हो रहा था, अखबार की पर्चियां लहराई गई संसद में। बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, तो हमने जब ये मेरे बाईलाइन पहला मतलब मेरा स्टोरी छपा भास्कर में फ्रंट पेज पर ऑल इंडिया में इस मुद्दे को, गरखा वाले मुद्दे पे लेकर। जी, तो जब 12,000 एकमुश्त धर्मांतरण पर हमने छापा तो बड़े बड़े कॉल्स विदेश से, अब उस समय मोबाइल भी थे हमारे पास, साधारण मोबाइल था, कॉल आने लगे, बहुत सारे मतलब बातें होने लगी, बहुत चीज़ें मुकाबला के तौर पे आने लगा। बीबीसी से लेकर तमाम अखबार तक हवाला दिया कि एक अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार बीबीसी ने नाम रखकर हवाला दिया, मतलब पक्ष में या फिर नहीं पक्ष में, कि इस खबर के पुष्टि करते हुए कि ये हुआ है। अच्छा, उसका बहुत कुछ हुआ जो हुआ होना था, रुकना था। उसका साइड इफेक्ट क्या था? साइड इफेक्ट एक सामाजिक तौर पे हमको, अब हम ये भी बोल रहे हैं कि ये कितना सही किए कितना गलत किए हमको अभी भी समझ नहीं है कि धर्मांतरण पे मुझे लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे तो एक सिर्फ होड़ लगी थी कि एक अपनी पहचान की खबर बननी चाहिए। तो लेकिन हम उससे बहुत संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा समाज में स्ट्रिंग नहीं था, बहुत बड़ा चीज़ जो मेरी पहचान थी वो नहीं थी। तो फिर हमारी मुलाकात होती है, जेपी विश्वविद्यालय में तत्कालीन वाइस चांसलर थे, सब कोई जानता है इसलिए नाम लेने में मुझे कोई ये नहीं है, गुरेज नहीं है। प्रोफेसर द्विजेंद्र गुप्ता वाइस चांसलर थे। तो उस समय एक कॉपी घोटाला आया था, हुआ था। तो सिर्फ एक सूत्री यदि लिखने वाला कोई था, मुझे बहुत एक साक्ष्य के तौर पे मुझे दिया गया बहुत सारा प्रमाण। अक्सर होता क्या है कि जब आप अच्छे से पत्रकारिता करते हैं, साक्ष्य के साथ करते हैं, मुकाबला होती है जरूर, लेकिन आपसे जो समाज के लोग जो अपेक्षित है, बिल्कुल, जो वो जुड़ने लगते ऑटो मोड में आप ही को देते ही। तो हम तक वो मामला पहुंचा ये उम्मीद से कि ये किसी यदि साक्ष्य है तो किसी के खिलाफ छाप सकते, खिलाफ नहीं कर रहे हैं, मतलब सच्चाई को छाप सकते हैं। वाइस चांसलर के खिलाफ ही था। उसमें सभी जेपी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जज में थे, उस जांच में थे। हमें मिला वो हमको लगता है 12-14 करोड़ का उस समय था, बाद में बढ़ते गया। अच्छा, जब जांच होने लगी तो हमने उस पर पूरा काम किया, 20-22 दिन काम किया, मतलब फॉलोअप करीब 100-150 का पेजेज में हमको साक्ष्य के तौर पे उपलब्ध कराया गया। और मैंने उसको प्लान के तौर पे दिया अपने अखबार प्रबंधन को, हमें वहाँ से अप्रूवल मिला। यही तो बोल रहे हैं कि पत्रकारिता को बैनर भी बहुत मायने रखता है कि आपको बैनर कितना आज़ादी दे रहा है। तो वो आज़ादी हमें और ज़्यादा मिली है। तो हमने उसको पूरा काम करके प्रकाशित किया, वो भी ऑल एडिशन छपा, जेपी विश्वविद्यालय में कॉपी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका घोटाला। तो जब छापे तो हमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर और वाइस चांसलर बहुत सारे फ़ोन आने लगे।
तो हम उसमें और काम किए थे, जो उसको लगातार 21 दिन तक चला एपिसोड। अच्छा, लगातार वो छप रहा था बिहार के पन्नों पर, चूंकि छपरा अपना लॉन्च नहीं किया था। राज्यपाल के, गवर्नर के जो पीआरओ थे, उनका भी स्टेटमेंट मैं डेली का डेली लेता था, और वो छापने लगे जब, तो उस पर एक हाई लेवल की कमेटी बैठ गई जांच के लिए, निगरानी भी बैठ गई, और निगरानी बैठे तो हम पर 1 करोड़ का मानहानि का दावा किया जाता है। 1 करोड़ का मानहानि उसी घोटाले को उजागर करने वाइस के लिए। चांसलर और रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया उस समय। तो हम पर नोटिस आता है, तो हमने जो मेरे साथ सबूत के तौर पर जो लोग दिए थे, मैंने संपादक सर को भी बताया और सारा चीज। तो संपादक सर हमें इतना हिम्मत दिए, जब साक्ष्य दे दिए, बोले कि पूरा स्कैन कर दो। अच्छा, ये हिम्मत मिला, ये दैनिक पूरा भास्कर के स्कैन जो कर दो, ये संपादक सच्चाई है, इसे एकदम एक्सपोज करो। तो हमने फिर शुरू कर दिया, और उस पर हाई लेवल इंक्वायरी बैठ गई। विधानमंडल की टीम अलग से इंक्वायरी करनी शुरू की, निगरानी जांच बैठ गई। अच्छा। निगरानी मेरे 21 बिंदुओं को, राजभवन ने सबसे पहले क्या किया कि 21 दिन की खबरों को कतरन करते हुए राजभवन ने वाइस चांसलर से 21 बिंदुओं पर मतलब स्पष्टीकरण पूछा। फिर वही निगरानी जब केस दर्ज कर रही है, तो वही 21 बिंदु 21 दिन की खबरों को आधार बनाए, और सारे साक्ष्य को आधार बनाते हुए केस दर्ज हुआ, और अंत में उसमें वारंट हुआ वाइस चांसलर पर। वाइस चांसलर भागे, मतलब जो वारंट होने के बाद जो होती है, पुलिस छापेमारी होने लगी, अंततोगत्वा उनको जेल भी जाना पड़ा, बर्खास्त हो गए। वाइस चांसलर से लेकर सब कोई पर कार्रवाई हुआ, वाइस चांसलर बर्खास्त हो गए। ये सबको जानता है। जब हम 6 दिन 7 दिन एपिसोड चलाए, तो हम अकेले मुकाबला कर रहे थे, लेकिन बाकी अखबार धीरे धीरे, चूंकि प्रबंधन भी उनके जवाबदेही को पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बाकी अखबारों ने उसको लोकल एडिशन में छापना शुरू किया। हमारा जो छपता था बिहार लेवल पे, तो राजभवन के भी संज्ञान में रहता था, विधानमंडल के भी संज्ञान में रहता था, सीएमओ का भी संज्ञान में रहता था। फिर ऐसे ऐसे करके मुकाबले बढ़ते गए। फिर डीटीओ ऑफिस का मैंने ऑपरेशन जब चलाया, डीटीओ ऑफिस का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया कि साहब के, मतलब डीटीओ के कार्यालय के जस्ट बगल में एक मिनी डीटीओ, फर्जी डीटीओ ऑफिस चलता था। अच्छा, ये छपरा की बात कर रहे हैं। तत्कालीन जो भी रहे थे डीटीओ, नाम नहीं लेना उचित समझेंगे, तो उसमें जब हम अपनी टीम के साथ एज ए ब्यूरो चीफ जा रहे थे, हम अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। मुझे मजा उसी में था कि फील्ड में वर्क करना है। आज भी मुझे मजा इसी में है कि मैं जर्नलिज्म, मेरा मूल चीज है जर्नलिज्म, खबर के बीच। लेकिन मुझे बीच के तौर पे ऐसा लगने लगा था कि कहीं मेरी पत्रकारिता कुंद हो रही है, क्योंकि मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों के द्वंद्व में मैं पढ़ने लगा था। बहुत सारी चीज़ें, खबरें, अपनी पहचान, अपनी खबर मरने लगी थी, तो मैंने उसको जीवंत किया। तो वो चीज़ मैंने डीटीओ ऑफिस का स्ट्रिंग ऑपरेशन उसी पेन कैमरे के माध्यम से मैंने किया। उसमें बड़े बड़े लोग मतलब शामिल हुए जो थे, ऐसे तो कोई चल नहीं रहा था। डीटीओ के सामने यदि दफ्तर चल रहा हो में, फर्जी। मैंने साहब से जब पूछा, तो साहब का जवाब था कि हमारे सीएमओ तक पहुंच है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं एक बार बोलिएगा, क्या बोला उन्होंने? सीएमओ तक मेरी पहुंच है, आपको जितना लिखना है वो लिख लीजिए। अच्छा। मैंने बोला मेरे पास स्ट्रिंग है, बोले कि जो करना है आप कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार किया और स्ट्रिंग किया और खबर प्रकाशित किया। खबर 4 या 5 दिन छपी, जब पूरे बिहार लेवल पे छपी। सीएमओ से जब इंक्वायरी आया, तो पत्रकारिता के इतिहास में मेरे लिए, पता नहीं बाकी पत्रकारिता के लिए हम नहीं बता सकते, मतलब समुच्चय पूरे नहीं बता सकते, लेकिन मेरे लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सीएमओ से कार्रवाई होता हो और डीटीओ समेत 41 कर्मचारियों का, चपरासी तक का तबादला शिवहर और उस जिला से इस जिला को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जिस सीएमओ की धमकी दी गई थी कि वो उससे कार्रवाई हो रही है, उससे कार्रवाई हो रही है, और फिर वो जो अधिकारी थे उनको अपनी जो क्षमता है उसका अंदाजा होता है। बिल्कुल। इस बीच में हम जाना नहीं छोड़े, हम फिर स्ट्रिंग के लिए जब चले, वहां बढ़े, तो हमें रास्ते में मतलब एक दिन ठीक पहले एक बहुत बड़े क्रिमिनल जेल में जो बंद रहा हो, जो मतलब हम नाम अभी भी नहीं लेना चाह रहे हैं, छपरा के जेल में, अभी सेंट्रल जेल में है, छपरा के जेल में सबसे बड़ा इतिहास, मतलब आपराधिक इतिहास यदि किसी का रहा होगा तो उसका रहा होगा। तो उसका फोन सीधे आता है और धमकी भरी, पहले समझौता भरी आता है, फिर धमकी भरी आता है। तब भी उस चुनौती को हम स्वीकार किए।
तब भी उसे हम स्वीकार किए। हम जाना नहीं, दो लोगों से लड़ना था, एक तो सिस्टम से लड़ना था और एक सिस्टम के बाहर जो फोकस बना हुआ था अपराधियों का, उससे भी लड़ना था। हम इसको बहुत नहीं लिए, लेकिन जब हम अगले 3-4 दिन बाद जा रहे हैं डीटीओ ऑफिस में, जो 5 दिन बाद वो कार्रवाई हुई थी, इस बीच में ही हम जब जा रहे हैं फिर से स्ट्रिंग करने के लिए, तो बीच में अपाची बाइक से 3 ट्रिपल लोड एक लोग जा, लेकिन हम कॉन्शियस बहुत ज़्यादा मतलब चौकस रहते थे कि कुछ अनहोनी ना हो, जानबूझकर शहीद होना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चौकस रहते थे। तो हमारे मित्र जो कलिंग्स थे, तो हमने बोला कि अरे मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये आदमी गया एकदम चेहरा डीटीओ ऑफिस की तरफ गया, फिर मतलब कुछ पूछा एड्रेस की डीटीओ ऑफिस कहाँ है, किसी और से पूछा, लेकिन ध्यान हमारा है, चौकस तो थे। तो जैसे वो गया तो जाते वक्त उसकी अपाची बाइक का थोड़ा सा डिजाइन आप भी जान रहे, तो वो जब उठा तो यहाँ पिस्टल देखे। अच्छा, क्योंकि वो झुक के चला रहा था। बिल्कुल। तो हमको एकदम लगा, 2 बार देखे, हमको लगा हम अपने जो मित्र था मतलब रिपोर्टर साथ में, हम कहीं कहा अरे 1 मिनट आप रुकिए, हम एक झोपड़ी नुमा एक ऑफिस है वहाँ, बिस्कोमान का ऑफिस हुआ करता था, मैंने उसमें छिप गया। वहां से की बात बता रहे हैं? छपरा की बात। अच्छा, छपरा की बात। जब देख रहे थे वहां से खिड़की से, तो वो गया ऊपर पूरा, मैंने उसका सीसीटीवी निकलवाया। अच्छा, डीटीओ ऑफिस में? हाँ, ऊपर गया पूरा खोजा वगैरह, वहां से निकल गया। तब हम आधे घंटे बाद वहां से निकलते हैं, मैंने फिर भी एपिसोड को नहीं रोका, उसको अंजाम तक 5वें दिन सीएमओ से कार्रवाई होती है और सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके आज ये तो चीज़ जिस तरीके से आप बता रहे हैं, निश्चित तौर पे शब्दों में कहना भले यहाँ पे आसान लग रहा है लोगों को या जो सुन रहे हैं, लेकिन जब इस चीज़ को जिया जा रहा होगा, जब इन चीज़ों से सामना हो रहा होगा, तो निश्चित तौर पे अपने अंदर का जो एक डर है ना, उसको भगा करके लड़ना काफ़ी कठिन था। अंत में ये जानना चाहेंगे कि जो आज के लोग, नए लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, खास करके जो रियल जो मास कॉम कर रहे हैं, वैसे जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो लोग जो भविष्य में इस तरीके इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके अपने इस अनुभव से क्या उनके लिए मैसेज है? बिल्कुल इस पर कहना चाहेंगे। देखिए, पत्रकारिता हम अपने, मुझे 14 साल सफर के हुए, हम अपने लहजे में यदि कहे इसको, तो 14 साल ईमानदारी से पत्रकारिता आज भी कीजिएगा ना, तो एक वनवास से कम नहीं है। मेरे लिए तो रहा है, बाकी क्या रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर है। मुझे एक समय था कि हमें 5 साढ़े 5 साल पर हम घर गए थे, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। ये 15 किलोमीटर घर होने के बावजूद भी 5 साढ़े 4 पर हम ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये जानबूझकर नहीं जा रहे थे, या मुझे रियल में समय नहीं मिला। और मैं अपना सफर कहूँ तो 14 साल मैं वनवास से कम नहीं माना हूँ। ईमानदारी से पत्रकारिता की चुनौती इतनी, ये तो कुछ नहीं, हम अपना 20% भी हिस्सा नहीं बताया अपने 14 साल के इतिहास में। इससे बड़े बड़े पूरे 14 साल में मुझे 72 वकालतन नोटिस, 14 साल में 14 साल की पत्रकारिता में, 10 साल की पत्रकारिता में, मतलब मूल जो भास्कर से जब से है, तो हमें 72 वकालतन नोटिस, 6 बड़ी वारंट और 8 बड़े सरकारी मुकदमे हुए। मतलब ये आपका गिफ्ट है? बिल्कुल। मतलब पहले ये मेरे लिए पेनफुल रहा, पहले मेरे लिए ये एंजाइटी का कारण रहा। मैं कुछ समय से 2-3 सालों से इन सारी परिस्थितियों की वजह से मतलब एंजाइटी का दवा भी खाना शुरू किया था। लेकिन जो मैंने बड़ी देखिए, जब इंसान चलता है ना संघर्ष के रास्ते पे, तो खुद से चलना, खुद से गिरना, फिर उठना, फिर चलना, फिर चलते ही जाना, ये उसकी अपनी अहमियत होती है, वो उसकी ताकत होती है। हम आपसे मोटिवेट होकर कितना मोटिवेट हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खुद से संघर्षों में घिर कर उससे मुकाबला करके और निकलना, और साध से निकलना, ये मैंने सीखा तो पत्रकारिता में सीखा। जो मेरी मजबूरी बनी, जो मेरा अवसाद का कारण बन रहा था, जो मजबूरी बनी, उसको मैंने मजबूती बनाया, और वही अवसाद से निकलने का एक कारण आज भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आज बहुत हद तक मुक्ति पा लिया हूँ, आज भी उस चीज़ को झेल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक कहें तो हम उससे एनर्जेटिक, एक पॉजिटिविटी अंदर से एक ऊर्जा आई, जिससे हम रिकवर हो रहे हैं। मतलब ये जो मुकदमे हुए हैं, ये जो भी चीज़ है, उसको आप इस रूप में दे रहे हैं कि वो मेरा सर्टिफिकेट है, वो मेरा प्रमाण पत्र है। वो आज के डेट में जो मेरे लिए कल एक पेनफुल चीज़ें थी, वो आज मेरे लिए एक प्रमाण पत्र से कम नहीं है।
तो अभी के पीढ़ी में जो जर्नलिज्म कर रहे हैं लोग, अभी के पीढ़ी में कहे तो अतिशयोक्ति इसलिए हो जाएगा कि लोग कहे कि क्या आप बहुत पुराने पीढ़ी के, तो हम भी नहीं है क्योंकि हम भी जब सफ़र शुरू किए थे, आज मेरा उम्र 29 साल के आसपास में है, तो मैं जब अंडर एज से शुरू किया तो 14 साल करीब मैंने पत्रकारिता करते हो गया, मूल पत्रकारिता करते। तो मुझे लगता है कि आज के पीढ़ी को भी इसमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि पत्रकारिता को बचे रहना बहुत जरूरी है। हम आज भी ये नहीं जानते जिस तरीके से मैनेजमेंट, जिस तरीके से बहुत सारी अमूलचूल आंतरिक स्तर पे एक कंट्राडिक्शन, एक बदलाव हो रहा है, जिसको उस शब्द में कहे, प्रबंधन के हवाले से कहे तो एक बदलाव जो हो रहा है, इस बदलाव चौंध में हम कितने दिनों तक सफर कर पाएंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल काम। तो इस वजूद को, पत्रकारिता के वजूद को बचाए रखने के लिए वैसे लोगों को आना बहुत जरूरी है जो रियल में जर्नलिज्म को बचा सके। आज पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण है, मैं मानता हूँ। ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता, एक संवाद गोष्ठी मतलब किया गया था प्रशासन के स्तर पे, मुझे याद है 2016 में कुंदन कुमार यहाँ डीएम हुआ करते थे, तो प्रेस दिवस के अवसर पर मतलब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं अमूमन किसी मंचों पर किसी संगोष्ठी में आज तक नहीं गया, लेकिन पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। उसके विषय कुछ ऐसे थे कि पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी या निर्भीकता या ये कुछ था, तो निष्पक्षता भी था शामिल। तो हमें लगा कि इसमें बोलना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की आवाज़ बनते हैं, दूसरों की शोषण के खिलाफ लिखते हैं और खुद भी शोषित हो रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये आवाज़ रखनी है, वहाँ पे रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। तो आप प्रेस दिवस था, तो मुझे ऐसा लगा, तो वो प्रशासनिक स्तर पे होता है, मतलब ये पत्रकार का दिन है, तो उस दिन अपनी बात रख सकते तो वो एक हमारे HK वर्मा प्रोफेसर साहब है, प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, तो वो उनके अध्यक्षता में वो हो रही थी, संगोष्ठी हो रही थी। तो हमको मौका मिला, तो हम पहली बार हमें बोलने का मौका मिला, तो हम इस चीज़ को जरूर रखें वहाँ कि आज हमारी आज़ादी, जो निष्पक्षता और आज़ादी की बात कही जा रही है, ये किसी के नाक जहाँ से शुरू होती है वहाँ मेरी आज़ादी समाप्त हो जाती है। या ये भी कहे कि हमारा जो हाथ है वो आपके उनके गिरबान तक नहीं पहुँच रहे हैं, वहीं तक मेरी आज़ादी है। और हमें जो लगता है, मैं कोई बैनर तले नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दैनिक भास्कर में ये जरूर है कि आपको लिखने की आज़ादी है, यदि आपके पास साक्ष्य है, पत्रकारिता के मापदंड पर है खबर, पीठ पत्रकारिता नहीं है, तो निश्चित तौर पे इसमें इतनी आज़ादी है कि आप लिख पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक मीडिया जगत की बात करें तो आज आप प्रबंधन के, चूँकि मैनेजमेंट हावी होते जा रहा है, तो इस परिस्थिति में एक पत्रकार जो हम ये भी नहीं जानते हैं कि मुझे यहाँ बोलने से हो सकता है, मैं बोल तो रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार में है जिनकी आवाज़ें कुंद कर दी गई या कुंद हो गए, ये आउटडेटेड हो गए। हमारे सिस्टम में या हमारे साथ भी काम करने वाले जो साथी हैं, मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं करता, या कभी मैं मैनेजमेंट के हिसाब से मैं साथ में काम करता हूं, मैं कुर्सी की ऊंचाई भी अपने बराबर, उन्हीं के बराबर रखा हूं कि ये बोध ना हो। मेरा मूल चीज जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है। तो हमारे साथ कलिंग्स जो काम करने वाले हो, हमारे उम्र से ज्यादा उनकी अनुभव है, तो सोचिए वो कितना झेले होंगे। हमारे पहले से, अभी जो हमने कहा ना कि नए पीढ़ी में हम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत पहले, लेकिन शुरुआत पहले कर, लेकिन अब के समय में जो आने वाले हैं, जो पीढ़ी पत्रकारिता की ओर आना चाह रही है, उसको निश्चित तौर पे एक ईमान को जिंदा रखने के लिए, पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आना चाहिए, इस समाज को भी जिंदा रखने के लिए। क्योंकि आम आवाज जब आप तक नहीं बन पाएंगे, तो फिर सोचिए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ इसलिए नहीं है, चौथा स्तंभ इसलिए है कि 3 स्तंभों पर नजर रखने के लिए। बिल्कुल, चौथा स्तंभ आप इसलिए है कि 3 स्तंभों पर नजर रखिए। जैसे 3 में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। विधायिका, न्यायपालिका और तमाम जो 4 स्तंभ बनाए गए हैं, तो हमेशा ये लोग मान लेते हैं कि हम चौथा स्तंभ है, यही क्लियर नहीं, लेकिन चौथा स्तंभ आप इस रूप में सोचिए कि आप 3 पे नजर रखिए।
आप पर 3 पर नजर होनी चाहिए। मानते हैं न्यायपालिका पर आपके एक क्राइटेरिया है, एक गाइडलाइन है, फाउंडेशन है, सीधे प्रवेश नहीं है, बहुत सारे जो उसका है वो फुलफिल कीजिए। जी जी। लेकिन भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होता। भ्रष्टाचार कहीं भी है, यदि साक्ष्य है तो लिखने की ताकत आपको पत्रकारिता ही देती है। बिल्कुल। और आपकी आवाज तो हमें आज जरूर ये लगता है कि जो हम हो सकता है IAS IPS कोई बनने के बाद नहीं करता होगा, वो सुकून मिलता होगा। मैं पिछले 14 साल में वो चीज किया हूं। मैं एक एक चीज का जिक्र नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन 14 साल में वो चीज जरूर किए हैं जो समाज के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे मिला है, उसको फायदा, बेनिफिट मिला है। हाँ, भले इसका जो लाभ है वो अब मान लीजिए हम ये आत्म प्रवंचना के तौर पे कोई न ले, लेकिन हम हार्डली कोई भी मेहनत करता, हम निश्चित तौर पे हम भी मेहनत करते तो एक IAS होते, बिल्कुल कहीं का कलेक्टर होते। तो यदि हम कलेक्टर बन के ही क्या कर लेते, एक संविधान के दायरे में बस जो एक सिस्टमेटिक है उसको ही फुलफिल करते, जो गाइडलाइन है उसको जारी करते। लेकिन ये कहने में भी हिचक नहीं है, चूंकि अंडरस्टूड चीज है ये कि 90% करप्शन में यदि संलिप्तता मिलती है तो IAS IPS की ही मिलती है। मैं इससे ये कह के नहीं दरकिनार कर रहा हूं कि IAS IPS भ्रष्ट होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज ज्यादा है। बड़े बड़े घोटालों का नाम लीजिए यदि आप, तो उसके ब्लूप्रिंट तैयार करने में IAS का ही हाथ रहा है। तो हमसे आज कलेक्टर साहब ये जरूर नहीं पूछ सकते हैं कि अमन जी आपने ये कैसे छाप दिया, क्यों छाप दिया, बल्कि हम ये उनसे जरूर कर सकते हैं कि यदि गलत योजनाओं का चयन हो, मैंने कई मामलों में किया है। यहां निजी स्तर पे 950 तालाब खोदे जा रहे थे छपरा में, जबकि मनरेगा के गाइडलाइन में नहीं था। तो निजी जब लाभ दिया जा रहा था, मैंने उसका पूरा कानून लाया और उसको एकदम एक्सपोज करते जब खबर छापा भास्कर में, हाल की बात है, तो वो चीजें रुक गई। हमसे डीएम की नाराजगी ये मिली कि डीएम फोन करके ये कहते हैं कि अमन जी कि आप कोई काम होने नहीं देते। हम कहें कि नहीं होने देने से मतलब होने देने से ज्यादा बेहतर है कि नहीं होने देने। यदि ऐसा काम गलत हो रहा है तो उसको रोकना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। और मैं कॉल लिया उसको, आज भी लेता हूं। यदि गलत हो रहा है तो उसको रोकने का पूरा अधिकार मुझे है। पत्रकारिता ये रोक सकता है। जी। मैंने रोका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक रूल्स है, मैं शॉर्ट टर्म में इसको बताऊं कि छपरा में जब हम बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, इंप्लीमेंट में बाद में हमको दिक्कत होने लगी। मतलब खबर का चलाना, खबर को लिखना और उसका बहुत हद तक इम्पैक्ट नहीं आना, तो ये थोड़ा सा मेरे अंदर कसक रहने लगी। तो मैंने जुडिशियरी को इससे जोड़ा। ये हम वो सोशल प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं इस बात को। हमारे साथ एक डॉक्टर BNP सिंह विंग कमांडर से रिटायर्ड है, वो WHO के 5 स्टेट का ऑफिसर्स भी रहे हैं। तो पूरे देश भर में 100 वेटरन्स फोरम बनाए, जनरल VK सिंह के साथ अध्यक्ष रहे वो, ये महासचिव बने। तीनों विंग के मिलाकर ये ऑफिसर्स का, कर्नल, ब्रिगेडियर और रैंक के अधिकारी को तीनों विंग के अधिकारी का एक फोरम बनाया। वो लड़ाई बहुत लंबे समय से 12 से लड़ रहे थे, लेकिन वो देश लेवल पे लड़ रहे थे। अच्छा। वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू कराए, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरे देश भर में लगाया। तो इतने बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NGT में लड़ रहे हो, तो हमको जो जानकारी मिली कि अरे यही के वो आदमी है। तो हमने 2016 या 17 में हम यहाँ 16 में संपर्क किए कि सर हम यहाँ बहुत कुछ ऐसे करते हैं, इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जो NGT से भी रिलेटेड हो। तो उसका कोई हम जब ठोस मतलब यहाँ वो बोले कि देखिए हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। उनका मूल घर यहाँ था। हम कहे कि आप विदेश में, देश में क्या कर रहे हैं, देश लेवल पे ये मायने नहीं रखता। आप छपरा के लिए क्या बदलाव कर रहे हैं ये मायने रखता है। वो पूरे देश भर में 149 केसेज लड़कर जीते हैं, आज तक हारे नहीं। अपना डिपे वो रहे मूल रूप से विंग कमांडर, लेकिन वो अपने से खुद से अपना बहस खुद सुप्रीम कोर्ट तक करे। मतलब उनका सानिध्य मिला आपको उस काम के लिए। तो हम उस काम के लिए यही एक कॉम्बिनेशन बनी। अरे जब बेईमानों की एक फौज बन सकती है, एक संगठन बन सकता है, तो एक अच्छे लोगों का क्यों नहीं प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। बिल्कुल। चाहे किसी भी सेक्टर में हो। ईमानदार है तो एक अच्छों का भी, ईमानदारों का भी एक मंच बनना, एक मंच ना कहे तो एक बनना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने वहां, वो बोले कि आप क्या करना चाहते हो। हमको खनुआ नाला पर बड़ी एक्सरसाइज किया, कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, आप क्या करना चाहते हो। हम बोले कि खनुआ नाला का यहाँ हम चाहते हैं कि कायाकल्प हो। सबको लिखता था वही इतिहास, वही भूगोल, सालों से लिखा जा रहा था, ब्रिटिश काल तो मुगल काल। तो वो हमको कुछ सबूत दिए कि खनुआ नाला तुम्हारा नाला है ही नहीं जो तुम लोग लिख रहे हो, वो नहर है।
उन्होंने आरटीआई का एक रिपोर्ट दिया, तो हमने पूरा एक्सरसाइज किया उस पर और 12 दिन एपिसोड चलाया खनवा नाला पर कि किसी ने इतिहास बदला, प्रशासन ने इतिहास बदला तो लोगों ने भूगोल बदल डाला खनवा नाला का। इतिहास और भूगोल का यहाँ ये मतलब रहा कि इतिहास बदल दिया खनवा नाला का, मतलब जिला प्रशासन और नगर निगम ने उसको नाला बना दिया, नाला बना दिया, नहर था नाला बना दिया। इतिहास बदल दी गई, भूगोल बदल की संरचनाएं कर दी गई, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, दुकानें बना दी गई। तो हम उस पर जब एक्सरसाइज की कि 287 दुकान अवैध तरीके से बनाया गया, वो टोटल को आधार बनाते हुए एनजीटी में फाइल कर दिए केस। अच्छा, हम उस मामले में एज ए कोर्ट ने संज्ञान लिया और को पिटिशनर बन गए। अच्छा, हमें कुछ नहीं करना था, हमें ना हेयरिंग पे जाना था ना कुछ करना था। और नतीजा हुआ कि 2016 में खनवा नाला पर बने 200, उसमें डीएम पर भी, तत्कालीन डीएम पर 25,000 का पेनाल्टी लगा, सदैव वारंट, हाजिर होने का वारंट इशू हुआ और पेनाल्टी भी लगाया गया, और उनको कटघरे में 45 मिनट तक खड़ा किया गया। तो ये छपरा के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। और खनवा नाला जिस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले स्टे तक लग गए थे, तो उसको वो एनजीटी में ले गए, इसलिए कि नहर के मूल संरचना में आप बदलाव नहीं कर सकते। तो प्रशासन ने ही किया था, दुकान प्रशासन ने ही बनाया था। जब इन सारी टेक्निकल चीजों को लाया गया तो उसको वो आधार बनाकर कोर्ट में जब लड़े, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 287 दुकानों को आप तोड़कर और जीर्णोद्धार कराइए। 2016 का इम्प्लीमेंट 2020 से शुरू हुआ और तत्कालीन डॉक्टर नीलेश चंद्र देवरे जो डीएम थे, उन्होंने टोटल दुकान को तोड़वाने का आदेश जारी कर दिया। टूटने भी लगा, आज के डेट में टूट भी गया। करीब 71 करोड़ कैबिनेट से सैंक्शन हुआ वो राशि। अच्छा, उस नाले के लिए तब हमें और मजबूती मिली इस चीज को, और फिर हम चाहे कि इनके मदद से हम और कुछ करें। NH-19 हमको लगता है देश का पहला ऐसा परियोजना होगा जो इतने सालों से, जो 14-15 साल, वनवास भी खत्म हो जाते हैं 14 साल में। वो जब से हम जर्नलिज्म शुरू कर रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं, तो वो आज भी समस्या है कि कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस पर जब वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वो उस पर हमने 12-14 दिन का उस पर भी एपिसोड हमसे चलवाए, उसको फिर आधार बनाए। कोर्ट ने उस पर भी सख्त आदेश दिया, 201 करोड़ का बालू जब्त हुआ उस NH-19 पर, और भारी वाहन को रोक दिया गया परमानेंट, और हमें उसमें भी को पिटिशनर बनाया गया। क्या बात। और एक जो इंक्वायरी बैठाई गई, एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के जो समकक्ष होता है, जब इंक्वायरी बैठाई जा रही है तो उसमें मुझे भी रखा गया, डीएम को रखा गया, पिटिशनर को रखा गया। उसके हस्ताक्षर से ये गया कि नहीं, अब इम्प्लीमेंट हो गया, 201 करोड़ का बालू जब्त हो चुका है। और मेरे लिए उपलब्धि ये हुआ कि अखबार, जिस अखबार में मैं काम कर रहा हूँ, वो 201 उस समय कम था, आंकड़ा बढ़ा, धीरे धीरे जब्ती की बढ़ी, 2800 ट्रक और 201 करोड़ का बालू जो जब्त हुआ, वो मेरा इम्पैक्ट डैंगलर्स जो भास्कर के अंगूठा के रूप में बना। मेरे आज भी मेरे कार्यालय में ही नहीं, पूरे देश के कार्यालय में जो टंगा है डैंगलर्स भास्कर का ब्रांड टीम के द्वारा, उसका अंगूठा में मेरा खबर लगा हुआ है कि इम्पैक्ट के रूप में। तो वो मेरे लिए उपलब्धि। उस खबर को मैंने छापा था यहाँ बालू के प्रकरण में कि ये नौका दौड़ नहीं है, और 250 से ऊपर, हमको लगता है 400-500 करीब नौका दौड़ की तरह था वो तस्वीर, ड्रोन के टाइप पे हमने खबर छापी, ये नौका दौड़ नहीं, लाल बालू का काला खेल है। क्या बात। वो जब खबर ऑल एडिशन में छपी तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि शायद बालू के माफियाओं के खिलाफ आज तक उतना बड़ा, उसमें मनु महाराज का भी नेतृत्व रहा। मनु महाराज ने भी उसमें छापेमारी किया, 72 कारोबारियों को, माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, 200-300 नाव जब्त की गई, और उस पर मुझे अवार्डेड भी किया गया। कंपनी के जो सीईओ थे हमारे, सीईओ बोल रहे हैं, एमडी सर जो थे, एमडी सर ने उसको अपने नेशनल लेवल के, हम लोग का एक लर्निंग शेयरिंग मीटिंग जो होता है, पूरे देश भर से आते हैं, उसमें हमारे एमडी सर ने उस प्रेजेंटेशन को रखा। चलिए, ये मेरे लिए एक उपलब्धि है, मेरे लिए टॉनिक है। तमाम उपलब्धियां जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात आपने रखी है, मतलब समय कम पड़ जाएगा, जिस तरीके से आपने 14 साल में छपरा के लिए काम किया और अदृश्यता के दौर में काम किया, मतलब जो काम आपने किया है इसका शायद आम जनता तक इसकी पहुंच नहीं है, लोगों को उनका फायदा मिला है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आपका योगदान इसमें है। तो खैर, ऐसी चीज़ों के लिए हमने अपना मंच बनाया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग जरूर इस चीज़ को जानेंगे कि इस पूरे क्रांतिकारी सफ़र में जिस तरीके से आपने समाज
के लिए जो अच्छा काम किया है उसका पूरा का पूरा जो विवरण है इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हर पहलू पे बात की, बेबाकी से बात रखी और बिना डरे जिस तरीके से निर्भीकता से आपने इतने साल पत्रकारिता की है, जिसमें कहा जा सकता है कि कद बड़े छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े आपने किए हैं, तो निश्चित तौर पे एक और हम एपिसोड अगली बार रखेंगे तो और बाकी चीज़ों पे जरूर हम बात करेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा अमन जी आपसे बात करके। और मुकाबला तो इस कदर मेरी बढ़ गई कि कलेक्टर खुद मेरे ऊपर मुकदमा कर रहे हो। और उस कलेक्टर का तत्काल उसी मामले में तबादला भी हो गया। अच्छा, हम नाम इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस को हम नहीं बता पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हम में भी ये शक्ति था कि हम पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई थाना में कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता, वो हम कराए। अच्छा, और उसी क्योंकि मुझमें एक ईमानदारी की ताकत थी और वो आज भी है, कल भी रहेगा। इसके लिए मुझे लगता है कि शीश भी कला मतलब कट जाए तब भी हम पत्रकारिता में यदि रहे तो झुकने नहीं देंगे, इस चीज को, इस बुलंदी को कम नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा लगा अमन जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में फिर से हम आपको आमंत्रित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप एक, हमें लगता है ये मेरा पहला मंच है, एक सोशल मंच है, सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैं अपना मतलब सोशल अकाउंट तक नहीं चलाता हूँ, बहुत सारी बाउंडनेस है जिस वजह से नहीं चलाता हूँ। जी जी, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगा कि जब हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बात करते हैं और अपनी बात ना रख सके तो ये नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे अंदर एक कसक रह जाती। तो ये बात कितना सही है, कितना गलत है, कितना प्रेरणादायक है, किसके लिए क्या है, ये मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो मेरी ये आत्मकथा का, ये आत्म प्रवंचना कतई नहीं है, इसको इस रूप में लोग ना ले कि मैंने अपनी आत्म प्रवंचना किया। सफ़र का मैं बहुत कम हिस्सा अपने शब्दों में बयां किया, अभिव्यक्त किया। और यदि कहीं किसी संबंधित अधिकारी को, संबंधित लोगों को ये यदि कचोट पहुंच रही हो तो मैं निश्चित तौर पे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये सफ़र है, मेरे लिए स्ट्रगल है, आपके लिए भी वो ड्यूटी था, आप भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी ड्यूटी है। तो ये मेरे लिए भी एक ड्यूटी है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।